क्या अमेरिका के लिए अब भारत जरूरी नहीं बचा है? क्या ट्रंप पीएम मोदी की जगह अब शी जिनपिंग से हाथ मिलाना चाहते हैं? क्या मिडिल ईस्ट को ईरान भरोसे छोड़ने के बाद अब साउथ ईस्ट एशिया में भी ट्रंप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग से ठीक पहले अमेरिका ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो को हटा दिया है। क्या है ये कमांड और अमेरिका के इस कदम के क्या मायने हैं? क्या ये भारत को कोई बड़ा मैसेज है? चीन के लिए ये कितनी बड़ी जीत है? आज इसी सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता अग्रवाल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. 16 जून 2026 अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक ऐलान किया। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड माने यूएस इंडो पैकॉम को अब सिर्फ यूएस पैसिफिक कमांड यानी यूएस पैकॉम कहा जाएगा। एक दस्तखत ने 8 साल पुराने फैसले को बदल दिया और इस एक ऐलान ने भारत से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस तक सबके कान खड़े कर दिए। ऐसे तो अमेरिका ने कहा है कि बदलाव सिर्फ नाम में हुआ है ताकि इसकी विरासत को सम्मान दिया जा सके। इसे वापस लाने से सैनिकों को अपनी विरासत पर गर्व महसूस होगा। ये नाम कई बड़े युद्धों और महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़ा रहा है, इसलिए इसे फिर से अपनाया गया है। कमांड अब भी पहले की तरह ही अपना काम करता रहेगा। लेकिन आप दुनियादारी के दर्शक हैं तो आप ये बात जानते हैं कि कूटनीति में सिर्फ शब्द नहीं बदले जाते, हर ऐलान और हर बदलाव के पीछे सोचा समझा मैसेज होता है। तो ये नाम बदलकर अमेरिका क्या मैसेज देना चाह रहा है? इसके लिए सबसे पहले हमें इंडो पैसिफिक कमांड या फिर जो अब पैसिफिक कमांड बन चुका है वो क्या है ये समझना होगा। असल में अमेरिकी सेना पूरी दुनिया को अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर चलती है। इनके लिए 11 कमांड है। इनमें से 7 स्ट्रैटेजिक और 4 फंक्शनल कमांड्स हैं। मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम का नाम तो आपने कई बार सुना ही होगा। पिछले दिनों ईरान जंग के दौरान इसका जिक्र बार बार होता रहा था। बस इसी तरह एशिया पैसिफिक क्षेत्र में है यूएस पैसिफिक कमांड। ये स्ट्रैटेजिक कमांड का हिस्सा है। ये अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे बड़ा यूनिफाइड कॉम्बैटेंट कमांड है। मतलब वो कमांड जहां अमेरिकी सेना की अलग अलग शाखाएं साथ मिलकर ऑपरेशंस चलाती हैं। यूएस पैसिफिक कमांड इतना बड़ा है कि ये लगभग आधी दुनिया को कवर करता है। इसके दायरे में 50 से ज्यादा देश, 36 टाइम जोन और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी आती है। अब ये कैसे बना ये भी जान लेते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए 2 साल हो चुके थे। प्रशांत महासागर का इलाका अब भी युद्ध की तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिर चुके थे। जापान हार चुका था। लेकिन एशिया में शक्ति संतुलन का नया खेल शुरू हो रहा था। इसी माहौल में 1 जनवरी 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने एक आदेश पर दस्तखत किए और यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड यानी यूएस पैकॉम अस्तित्व में आया। आने वाले लगभग 70 सालों तक यही कमांड एशिया में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी की रीढ़ बन रहा था। कोरिया युद्ध हो, वियतनाम युद्ध हो, सोवियत संघ को रोकना हो या फिर बाद के सालों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना हो, हर बड़ी अमेरिकी सैन्य योजना में यूएस पैकॉम मेन रोल में रहा। यूएस पैकॉम के पास कई जिम्मेदारियां थीं। चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना, ताइवान की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर काम करना, समुद्री व्यापार के रास्तों की सुरक्षा देखना, युद्ध या किसी भी खतरे में अमेरिकी सैन्य अभियान चलाना, प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाना और जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों के साथ मिलिट्री ड्रिल्स यानी सैन्य अभ्यास करना। यानी अगर कोल्ड वॉर के दौर में यूरोप में नेटो अमेरिका का चेहरा था तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में वही भूमिका यूएस पैकॉम निभाता था। फिर आया साल 2018। वॉशिंगटन डीसी की कुर्सी पर तब डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे। कार्यकाल की शुरुआत से ही वो चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती की तरह देख रहे थे। फिर आई 30 मई 2018 की तारीख। जगह थी हवाई का जॉइंट बेस पर्ल हार्बर। अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस सैन्य अधिकारियों के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जो सुनने में तो सिर्फ नाम बदलने जैसा था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा था। मैटिस ने कहा,
हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच बढ़ते जुड़ाव को देखते हुए आज हम यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड रखते हैं, यानी यूएस पैकॉम अब यूएस इंडो पैकॉम बन गया। सिर्फ एक शब्द जुड़ा था, इंडो, लेकिन इसी एक शब्द ने अमेरिका की पूरी रणनीतिक सोच को बदल कर रख दिया। उसी पल से हिंद महासागर को आधिकारिक तौर पर अमेरिका के सबसे अहम सैन्य क्षेत्र का हिस्सा मान लिया गया। ये बदलाव किसी संयोग का नतीजा नहीं था। 1 साल पहले से ही ट्रंप ने इंडो पैसिफिक शब्द को पॉपुलर करना शुरू कर दिया था। फिर नवंबर 2017 में वो एशियाई देशों के दौरे पर गए। 12 दिन के समय में उन्होंने जापान, साउथ कोरिया, चीन, वियतनाम और फिलीपींस की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने कई बार आजाद इंडो पैसिफिक यानी फ्री इंडो पैसिफिक का जिक्र किया। तभी से ट्रंप सरकार की नीति में यह शब्द जुड़ गया। इससे पहले तक इसे आमतौर पर एशिया पैसिफिक कहा जाता था। ये वही समय था जब चीन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए एशिया, अफ्रीका और दुनिया के दूसरे हिस्सों में सैकड़ों अरब डॉलर का निवेश कर रहा था। तब अमेरिका को लगा कि अगर एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है, बैलेंस करना है, तो उसे नए समझौतों की जरूरत होगी। इसी जगह हुई भारत की एंट्री। एक ऐसा देश जिसकी आबादी 1.25 अरब से भी ज्यादा थी, एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था और चीन के साथ लंबी और विवादित सीमा। हिंद महासागर में सक्रिय एक ऐसी नौसेना जो दुनिया के सबसे अहम सी ट्रेड रास्तों पर नजर रख सकती थी। अमेरिका के लिए भारत सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो चीन को बैलेंस करने की रणनीति का अहम हिस्सा बनता जा रहा था। फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट C राजा मोहन ने तब इस पर एक लेख में लिखा था, एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक की तरफ बदलाव का असली मतलब भारत की बढ़ती अहमियत को स्वीकार करना है। यानी अमेरिका पहली बार खुलकर कह रहा था कि एशिया की राजनीति और चीन के साथ पावर बैलेंस की कहानी अब भारत के बिना पूरी नहीं हो सकती। इसी दौर में क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह फिर से एक्टिव हुआ। धीरे धीरे हिंद महासागर से लेकर पश्चिम प्रशांत महासागर तक पूरा इलाका 21वीं सदी की सुपर पावर की रेस का कुरुक्षेत्र बन गया। अब आप कहेंगे कि अमेरिका और चीन के बीच सुपर पावर बनने की रेस तो अब भी चल रही है, तो फिर अब ये बदलाव क्यों? ये बदलाव आया पिछले 18 महीनों में। 20 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई। आते से ही उन्होंने चीन के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया। दोनों देशों के बीच का टैरिफ वॉर हम सब ने देखा था। ट्रंप की सोच सीधी थी। उनका मानना था कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। अगर अमेरिका अपने बाजार का इस्तेमाल हथियार की तरह करे तो चीन को झुकना पड़ेगा। लेकिन चीन पीछे नहीं हटा। 8 अक्टूबर को बीजिंग ने हेवी रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। ये वही 17 रेयर अर्थ मिनरल्स थे जिनके बिना इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेमीकंडक्टर्स, विंड टर्बाइन और अमेरिका के F-35 जैसे लड़ाकू विमान बनाना लगभग नामुमकिन था। दुनिया की लगभग 60% रेयर अर्थ खनन क्षमता और 85% से ज्यादा प्रोसेसिंग क्षमता चीन के पास है। ट्रंप ने जवाब में 100% टैरिफ की धमकी दी, लेकिन तमाम खींचतान के बीच एक बड़ा मोड़ आया। अक्टूबर के आखिर में साउथ चाइना के बुसान शहर में एपेक सम्मेलन के दौरान ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद अमेरिका ने चीनी सामान पर टैरिफ घटाकर लगभग 47% कर दिया। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटा दी। अमेरिकी सोयाबीन दोबारा खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका में इसे ट्रंप की जीत बताया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहानी को अलग तरह से देखा। उनके मुताबिक शी जिनपिंग ने साबित कर दिया था कि चीन अमेरिकी टैरिफ झेल सकता है और उसे कड़ा जवाब भी दे सकता है। फिर 14 मई 2026 को डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचे। 2017 के बाद ये उनकी पहली चीन यात्रा थी। शी जिनपिंग ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में उन्हें रेड कार्पेट वेलकम दिया, लेकिन इसके बाद जो देखा गया वो चौंकाने वाला था। दुनिया ने महान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को शी जिनपिंग और चीन की शान में कसीदे पढ़ते सुना। यू आर अ ग्रेट लीडर जिनपिंग। मेरा ऐसा कहना बहुतों को रास नहीं आएगा, लेकिन यही सच है। आपका दोस्त होना मेरे लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। चीन ब्यूटीफुल है, चीन इनक्रेडिबल है। अमेरिका चीन के रिश्ते अब बेहतर होते जाएंगे। हम साथ आ गए तो ये दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी। दशकों से अमेरिका के धुर विरोधी रहे चीन को ऐसी इज्जत
और उसके लीडर जिनपिंग की ऐसी तारीफ, ये सब कुछ अमेरिका के उन दोस्त देशों ने भी देखा और सुना जिनके साथ मिलकर अमेरिका ने चीन को काउंटर करने की कस्में खाई थी। पूरी यात्रा के दौरान जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो थी चीन की ट्रंप को ताइवान पर धमकी। जिनपिंग ने कहा था कि अगर इस मुद्दे पर अमेरिका ने दखल दिया तो अमेरिका और चीन में सीधा टकराव भी हो सकता है। इसके बाद पूरी मीटिंग के दौरान ट्रंप ताइवान से जुड़े सवालों पर बचते नजर आए। कुल जमा दुनिया ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति को उसके असल रंग में देख लिया। ऐसा अमेरिका जिसके लिए दोस्त और दुश्मन की परिभाषाएं गड्ढमड्ढ होती जा रही हैं। तो क्या इंडो पैसिफिक पर अमेरिका का बदला रवैया भी इसी की बानगी है? क्या वाकई ट्रंप जिनपिंग से डर गए हैं और अब उन्हें खुश करने की कोशिश में जुट गए हैं? हमने जानकारों से पूछा। तो एक तो जिस तरह का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या हम ये माने कि ये चाइना को खुश करने के लिए एक नेम चेंज किया गया है, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं जो मीटिंग्स हुई है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ, और इसमें से इंडो पैसिफिक को जो हटा के अगर सिर्फ पैसिफिक कर दिया जाए तो एक कहीं ना कहीं एक रणनीति दिखती है कि शायद चाइनीज जो हैं इसका वेलकम करेंगे। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो डॉक्यूमेंट्स अमेरिका ने पब्लिश किए हैं उसमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपना प्राइमरी उन्होंने एक बताया कि हमें उससे सिक्योर करना है, जो डॉनरो डॉक्ट्रिन का नाम भी दिया गया जिसे। तो मुझे लगता है कि हमें वैसे भी देखना चाहिए इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि, या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी जो रीच है अमेरिका की इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी वो शायद लिमिटेड रहे आने वाले समय में। तीसरा और जो महत्वपूर्ण सबसे बात यह है कि सिर्फ नाम बदला है। जिस नेशंस को इंडो पीए कॉम या पैसिफिक कमांड में हम कहेंगे तो वो उतने ही हैं। आई थिंक 36 के आसपास नेशंस है। ऐसा नहीं है कि उसमें से उन नेशंस को हटा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि यू कैन लुक एट फ्रॉम अ लॉट ऑफ लेंसेज। अमेरिका का जो सारा सामरिक दृष्टिकोण है उसमें तब्दीली आई है, और चीन ही नहीं, रूस के साथ भी ट्रंप ने सीधा बात करना शुरू किया। उन्होंने यूक्रेन को कई बार डांटा है कि आप समझौता क्यों नहीं कर रहे हैं उसके साथ। यूरोप से कहा है कि आप यूक्रेन को समझौता कराने में मदद नहीं कर रहे हैं। तो यूरोप को ऐसा लगा कि आप रूस की तरफ झुक रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो चीन की तरफ झुक रहे हैं। अमेरिका का जो आर्थिक संबंध है चीन के साथ, उसमें अमेरिका उससे उभर नहीं सकता, और अमेरिका ने रियलाइज किया, इसीलिए वो अभी गए थे शी जिनपिंग से मिलने के लिए। और जो रेयर अर्थ मटेरियल है और दूसरे जो टेक्नोलॉजी के इश्यूज है उन सब के ऊपर, इवन रोबोटिक्स में चीन अमेरिका से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो ये जो रणनीति में उनका नई सोच शुरू हुई है कि हम अमेरिका फर्स्ट वाला मामला, कि हम अपना मामला खुद निपटाएंगे, किससे झगड़े से निपटाएंगे, किससे दोस्ती से निपटाएंगे, ये हम पे छोड़ दीजिए। और यही वजह है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी एज ए फ्रेंड, एज एन एलाई बहुत कम हो गई है, बहुत रिड्यूस हो गई है। और चीन के साथ क्या करेंगे? चीन को नहीं, ताइवान को देखिए। ताइवान के बारे में जो अमेरिका के स्टेटमेंट्स हैं उससे ताइवानी लोग घबराए हुए हैं कि क्या चाहते हैं ये, क्या हमको बिल्कुल हॉट पोटैटो की तरह छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जाए नहीं जाए, जो विश्वसनीयता है अमेरिका की जो थी पहले, वो बहुत हद तक कम हो गई है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका के बदलते रवैये की एक मिसाल क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड भी है। एक ऐसा ग्रुप जिसका मकसद ही इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते दबाव को कंट्रोल करना है। ट्रंप ने ही अपने पहले कार्यकाल में इस ग्रुप को वापस से एक्टिव किया था। क्वाड का आखिरी समिट सितंबर 2024 में जो बाइडेन के कार्यकाल में हुआ था। ट्रंप के आने के बाद से लेकर अब तक पिछले 2 सालों में क्वाड की कोई भी समिट नहीं हुई है। अप्रैल 2026 में सिंगापुर के ISEAS यूसुफ इशाक इंस्टीट्यूट ने अपना सालाना स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सर्वे जारी किया। ये सर्वे क्षेत्र के पॉलिसी मेकर्स, डिप्लोमैट्स और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की राय को मापने वाला सबसे प्रतिष्ठित सर्वों में से एक माना जाता है। इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। जब प्रतिभागियों से पूछा गया कि अगर उन्हें अमेरिका और चीन में से किसी एक को अपना पसंदीदा साझेदार चुनना हो तो वो किसे चुनेंगे? 52% लोगों ने चीन को चुना। साउथ ईस्ट एशिया के देश दशकों से चीन की ताकत और उसकी महत्वाकांक्षाओं से निपट रहे हैं। साउथ चाइना सी में चीन के दावे, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, आए दिन चीन कोस्ट गार्ड से टकराव,
फिलीपींस और वियतनाम के साथ तनाव, ये सब कुछ कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि अगर संकट आया तो क्या अमेरिका एक भरोसेमंद साथी रहेगा? जहां तक मेरा ख्याल है, इसका नाम तो काफी पहले बदल दिया गया था। मैसेज अब आया है, लोगों ने उसको नोट करना शुरू नहीं किया है। और जैसा आप जानते हैं कि जब से ट्रम्प आए हैं, वो अपनी सारी नीतियों में कहीं न कहीं उथल पुथल कर रहे हैं इधर से उधर। और यहाँ पर भारत के नजदीक आने के लिए तो इंडो पैसिफिक बनाया गया था। उसी लिए इंडो पैसिफिक कमांड भी बनाया गया कि हम लोग साथ मिलके आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करके करेंगे। और जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह हो रही थी और जो काम हो रहा था, वो इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट में हो रहा था। जो पैसिफिक कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत पुराना है, उनका कोल्ड वॉर के जमाने का है। जिसका मतलब सीधा ये है कि उसके ऊपर सिर्फ अमेरिका के हितों को आगे किया जाएगा, और जैसे अमेरिका ठीक ठीक समझेगा वैसे किया जाएगा। तो ये मैं नहीं समझता हूं कि ये भारत को लेकर किया गया है। ये अमेरिका की अपनी नीयत से किया गया है, और उस नीयत का एक या दो बड़े कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जब से इंडो पैसिफिक बनाया, तो अमेरिका ने ये कहा कि जो दूसरे कंट्रीज हैं एशिया के और इंडो पैसिफिक के, वो हमारे डिफेंस के सिक्योरिटी के बर्डन को शेयर करें। इसीलिए उन्होंने जापान के साथ भी अपनी अलायंस को रिवाइज किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपनी अलायंस को रिवाइज किया, और नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनाए। उसमें वियतनाम का भी नाम था, सबसे बड़ा नाम हिंदुस्तान का था। इंडोनेशिया के नजदीक होने लगे, क्योंकि वो साउथ चाइना सी में चीन का दबदबा और ताइवान के ऊपर जो प्रेशर लगा, तो उन्होंने कहा ये लोग हमारे साथ हमारी सिक्योरिटी का बर्डन उठाएंगे, बर्डन को शेयर करेंगे। धीरे धीरे ऐसा लगा कि जापान, भारत और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री सीधा चीन को सैनिक चुनौती देने के पक्ष में नहीं थे। और इसीलिए जो इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट था, जो सिक्योरिटी की तरह से शुरू हुआ, उसको वाइडन कर दिया गया। उसमें अब सभी चीजें शामिल है, उसमें डेवलपमेंट भी शामिल है, उसमें रेस्क्यू वगैरह भी शामिल है। और सिक्योरिटी का जो एम्फेसिस है वो काफी डाइल्यूट हो गया है। और उस कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसको कहते हैं ऑकस, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। वो टोटली मिलिटराइज्ड है, तो मिलिट्री के रूप से उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ इसका मैसेजिंग अगर भारत के लिए हम देखें तो सिर्फ यही है कि भाई इंडियन ओशन के मामले में ये तुम्हारा मामला है, इसका भार तुम उठाओ, हम इधर नहीं आने वाले हैं, हम आपको मदद नहीं देने वाले हैं। लेकिन भारत की चिंता सिर्फ साउथ चाइना सी तक नहीं है। भारत हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चला है। उसने रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का साथ नहीं दिया, दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा, यूक्रेन युद्ध पर भी पश्चिमी देशों जैसी भाषा नहीं अपनाई, सीमा विवाद के बावजूद चीन के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखे। भारत कभी भी अमेरिका का औपचारिक सैन्य सहयोगी नहीं रहा। 2018 में जब अमेरिका ने अपने पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड किया था, तब भारत को नई रणनीति का एक अहम स्तंभ बताया गया था। क्वाड को नई ताकत मिली थी, भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी और गहरी हुई थी। तो अब सवाल ये है कि क्या ये स्पेशल पोजीशन अब धीरे धीरे कम हो रही है? क्या ये अमेरिका और भारत के रिश्तों में बड़े बदलाव का संकेत है? भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? अमेरिका से भरोसा तो कम हो ही रहा है। मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने सारी अलायंस को रिवाइज किया, तो उसमें भी जापानियों को कहा गया कि आप ज्यादा बर्डन उठाइए, मतलब आप अपना काम कीजिए। अभी जो फिलीपींस का झगड़ा हुआ चीन के साथ में, उसमें अमेरिका ने कोई बहुत बड़ा कदम नहीं लिया। उन्होंने भाषण वगैरह दिए थे, बयान दिए थे और सैनिक मदद, लेकिन भूलिए मत इस बात को कि फिलीपींस तो अमेरिका का पुराना एलाई है, मिलिट्री एलाई है, बहुत पुराना। वियतनाम नहीं है, भारत नहीं है उसका मिलिट्री एलाई। तो फिलीपींस फिर भी उससे नाराज था, और यही वजह है कि फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सब के सब अपने डिफेंस रिलेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अमेरिका से दूर ले जा रहे हैं।
दूर उसको उसका डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, उसके नए नए स्रोतों को ढूंढा जा रहा है। तो ये इससे पता लगता है कि अमेरिका पे जो रिलायंस है लोगों की, जो डिपेंडेबिलिटी है, अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है कि एज एन एलाई हम लोग मदद करेंगे, वो कम हो रही है। वो एशिया में ही कम नहीं हो रही है, सिर्फ वो यूरोप में देख लीजिए, वहां कम हो रही है। यूक्रेन के मसले को लेकर यूरोप और अमेरिका में बहुत बड़े डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आने लगे हैं। और यहां तक कि अमेरिका ने तो ये कहा है कि हमें नेटो की जरूरत नहीं है, अगर नेटो हमारी मदद नहीं करता है तो हमें नेटो की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान की लड़ाई में नेटो ने कहा कि ये आपकी लड़ाई है, आप लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे उसको। तो इस तरह से जो सारा दुनिया का जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर, जिसमें पहले अमेरिका हावी होकर केंद्र में रहकर ऐसा कहता था कि मैं हूं सबका रक्षक, वो बात अब नहीं रही है। कम से कम और देशों का ये विश्वास उनके ऊपर बहुत कम हो गया है, यूरोप में भी और एशिया में भी, और पुराने एलाइज के साथ भी। पिछले करीब 1.5-2 साल से ये बात हमको समझ में आ गई है कि जिनका तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जहां हम लोग पहले समझ रहे थे कि बहुत बड़ा हमको आसरा मिल सकता है, उस पर इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए, और हमको अपने नए स्रोत ढूंढने पड़ेंगे, अपनी नई ताकत जमा करनी पड़ेगी। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। रूस और ब्रिटेन के बीच टेंशन काफी बढ़ गई है। वजह है 16 जून को रूसी वॉरशिप एडमिरल ग्रिगोरोविच ने यूके के झंडे वाले एक यार्ड पर फायरिंग कर दी, वो भी इंग्लिश चैनल के इलाके में। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का समुद्री हिस्सा है। जिस जगह पर फायरिंग हुई वो इंटरनेशनल वाटर एरिया में आता है, लेकिन वो यूके के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का भी हिस्सा है। यूके की समुद्री सीमा से मात्र 9 नॉटिकल मील दूर पर यह घटना हुई थी। फायरिंग के समय यार्ड में ब्रिटिश नागरिक मौजूद थे। सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। ब्रिटिश मीडिया द गार्जियन के मुताबिक घटना 16 जून की सुबह 11:40 की है। ब्राइट फ्यूचर नाम की एक प्राइवेट यार्ड रूसी वॉरशिप एडमिरल ग्रिगोरोविच के कुछ ज्यादा ही नजदीक चली गई। इसके बाद वॉरशिप की तरफ से वार्निंग भी दी गई, लेकिन यार्ड ने इसे इग्नोर कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी कंफर्म किया है कि यार्ड पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गई। रूस का दावा है कि फायरिंग से पहले यार्ड से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस घटना को बेहद चिंताजनक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। कहा है कि ब्रिटेन को रूस की तरफ से हर दिन प्रॉक्सी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रहा है। यार्ड के मालिकों से भी पूछताछ की जा सकती है। इससे पहले 14 जून को यूके ने रूस की शैडो फ्लीट के जहाज पर कब्जा कर लिया था। जहाज पर सैंक्शन लगा हुआ था। ऐसे में हालिया फायरिंग की घटना को रूस के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।